वालेकुम। इस वीडियो में हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे और इस लेक्चर में आपको प्लेटो के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाऊंगी जो कि पीएमएस और सीएसएस के पेपर से जो है वो रिलेटेड होगी, ठीक है। और जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगी पीएमएस और सीएसएस में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आप इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को का जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना प्लेटो से मुतालिक, वो ज़्यादातर इसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को वो कहता है कि एक्सप्लेन करो और इसके एजुकेशन सिस्टम को बताओ कि किस तरह प्लेटो जो है उसने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाया सोसाइटी में। फिर बोला जाता है कि जी प्लेटो की आइडियल स्टेट के ऊपर जो है वो कमिट करो, या उसका क्वेश्चन आ जाता है, कम्युनिज्म का आ जाता है। और इस तरह जो है वो फिलोसफी किंग के ऊपर पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो अगर आपको जो है वो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये ठीक है, बुक है वो है द रिपब्लिक। इसी में ही उसने अपना आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया और फिलोसफी किंग का और सारा जो उसने अपना मतलब रिप्रेजेंट किया जो आज हम पढ़ेंगे वो उसने अपनी इस फेमस बुक द रिपब्लिक में लिखा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था, कि क्या चीज़ थी जिसका इन्फ्लुएंस पड़ा प्लेटो के ऊपर, और उसने जो है वो एक अपनी आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि वो ना डेमोक्रेसी के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गया था। डेमोक्रेसी की वो क्यों खिलाफ था, इसकी हम रीजंस देखेंगे। एक तो इसकी वजह जो है वो वॉर थी बिटवीन एथेंस एंड स्पार्टास, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो एथेंस थे, एथेंस में ना डेमोक्रेसी थी, ठीक है। अब जो डेमोक्रेसी थी ना, इसने देखा कि डेमोक्रेसी इज़ फेल टू सेव एथेंस फ्रॉम द एग्रेशन ऑफ स्पार्टास इन द वॉर, ठीक है। तो उसने कहा भी डेमोक्रेसी जो है ये फेल सिस्टम है और कोई डिसीजन वगैरह नहीं लिए जा सकते डेमोक्रेसी में या वट। तो जो है इसलिए एक कंट्रोल्ड और एक मतलब ऐसा सेंट्रलाइज स्टेट सिस्टम होना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइज हो, ठीक है, और डेमोक्रेसी की जैसा ना हो। दूसरा, वो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा खिलाफ था क्योंकि उसका जो टीचर था सोक्रेटिस, उसको इस वजह से जो है वो फांसी पे लटका दिया गया कि जी ये यूथ जो है उसके माइंड को करप्ट कर रहा है, और ज़्यादातर लोगों की राय से उसे जो है वो किया गया। तो वो इसलिए डेमोक्रेसी के खिलाफ था कि जी इसमें जो ज़हीन तरीन लोग होते हैं ज़मीन पे, वो आम लोगों की वजह से उन्हें जो है वो सफ़र करना पड़ता है, जैसा कि उसके टीचर को करना पड़ा, और वो जो है उसे सज़ा दी गई, फांसी दे दी गई, ठीक है, जहर का प्याला पीना पड़ा या जो भी। अच्छा, अब ना जो प्लेटो की आइडियल स्टेट है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं जी। सबसे पहले तो उसने कहा कि आइडियल स्टेट जो है ना उसे एक फ़िलासफ़र किंग रूल करेगा, और वो फ़िलासफ़र किंग जो है वो सुपीरियर पर्सन है तमाम लोगों से जो कि स्टेट में रहते हैं, ठीक है। अब डिटेल में जो है वो हम फ़िलासफ़र किंग को पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे किस तरह अपनी जो एक एलिगोरी ऑफ केव की मिसाल देके ना उसने जो है वो फ़िलासफ़र किंग को जस्टिफ़ाई किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है उसने थ्योरी ऑफ जस्टिस दी कि मतलब उसने कहा कि आइडियल स्टेट में किस तरह का जस्टिस होना चाहिए। ये कन्वेंशनल जस्टिस की तरह नहीं है। एक्चुअली इसमें उसने क्लास को जो है वो 3 क्लासेस में जो है स्टेट उसे डिवाइड किया, सोसाइटी को, ठीक है। और हर जो क्लास है उसको डिफरेंट काम असाइन किया। जैसा कि एक द रूलर्स की क्लास है, एक है गार्डियंस की क्लास और एक है वर्कर्स की क्लास। और अब हम देखेंगे कि उसने ये वाली क्लासिफिकेशन किन बेसिस के ऊपर की है और उसमें क्या लॉजिक है, उसको जस्टिफाई कैसे करना है हमने, ठीक है। फिर उसने कहा कि जो उसकी आइडियल स्टेट होगी उसमें जो है कम्युनिज़्म कैसा होगा। कम्युनिज़्म इस तरह का नहीं है जैसा कि हमने कार्ल मार्क्स और आज के मतलब हम पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं था। पूरी स्टेट के लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होता, बल्कि सिर्फ जो है वो गार्डियन क्लास के ऊपर, एलीट क्लास पे जो है वो अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब आइडियल स्टेट में जो उसने एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, ये एक कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और एक हायर एजुकेशन सिस्टम। डिटेल में हम देखेंगे इससे किस तरह जो है प्रोडक्ट इसकी फ़िलासफ़र किंग निकलेगा, और हम ये भी देखेंगे, सही है। और जी वो अपना जो है प्राइवेट एजुकेशन के बहुत खिलाफ था और कहता था कि वो एजुकेशन जो ख़रीदी जाए वो कोई एजुकेशन नहीं है। और फिर हम इसका इन्फ्लुएंस देखेंगे कि किस तरह पुराने वक्तों में, मिडल एज में और मॉडर्न वर्ल्ड में जो है कहीं ना कहीं इसकी फ़िलासफ़ी, इसकी जो पॉलिटिकल थॉट है वो उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी देखेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कौन कौन इससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ, उसमें से कुछ लोगों को देखेंगे, और फिर हम जो है वो बहुत क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे। तो जानने हम के लिए कि स्टार्ट फिलॉसफी चेंज जो है वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, उसने कहा कि जी एक केव है, एक गार है जिसमें कुछ लोग बंद हैं, कैद है, ठीक है, ये प्रिजनर्स हैं। अब होता क्या है कि मतलब जब से वो पैदा हुए ना वो इसी गार में, उन्होंने और दुनिया नहीं देखी। अब होता क्या है कि उनको ना वॉल के ऊपर एक शैडो नज़र आता है, मतलब क्रक्स बता रही हूँ आपका कि उसकी थ्योरी है, अभी ये मतलब सारी कहानी है क्या। उसने कहा कि सारी ना वो इधर चीज़ें जो बाहर चलती फिरती थी ना, उनको एक वॉल वॉल के ऊपर ना शैडो नज़र आता था उन चीज़ों का, ठीक है। अब ये सारे लोग समझते थे कि यही रियलिटी है, ये शैडो जो चीज़ें हैं ना, ये रियलिटी है बस। होता क्या है कि यहाँ से एक पर्सन जो है वो किसी तरह एस्केप कर जाता है, बाहर जाता है, और वो देखता है कि जो चीज़ें
शैडो में नज़र आ रही थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और वो कहता है कि हम तो मतलब सारी लाइफ जो है वो एक इल्यूजन में जिए हैं, ठीक है, और हकीकत ऐसी नहीं थी जैसी हमें नज़र आती थी। अच्छा, जब वो वापस आता है वो वाला आदमी, तो वो आके दूसरे लोगों को बताता है कि ये हकीकत नहीं है जो हम देखते हैं, हकीकत कुछ और है। मगर होता ये है कि यहाँ पे लोग जो है वो बिलीव नहीं करते और उसे मारने की जो है वो धमकियाँ वगैरह देते हैं और कहते हैं कि हमें इस कैद से मत छुड़ाना, वरना हम तुम्हें किल कर देंगे, ये वो, ठीक है। तो ये उसकी एलिगोरी ऑफ केव थी। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है द केव वो क्या रिप्रेजेंट करती है, शैडो रिप्रेजेंट क्या करता है, एस्केप जो आदमी यहाँ से भागा था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका फिर रिटर्न जो है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। अच्छा, इसमें जो केव है, अब केव रिप्रेजेंट करती है, केव में जो लोग हैं वो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे जो कन्वेंशनल जो हमारा एक नोशन है जिसे हम एम्पिरिसिज्म कहते हैं, कि जी ट्रू नॉलेज जो है हकीकत से वही है जो हम अपने मतलब सेंसेस से फील करते हैं, जो हम आंखों से देखते हैं, सुनते हैं और वटेवर, ठीक है। तो हकीकत सिर्फ वही है, ये इसे एम्पिरिसिज्म कहते हैं। जबकि प्लेटो वाज अ रैशनलिस्ट और वो इसके अगेंस्ट था। वो कहता था कि सारे लोग जो हैं, ये शैडो जो है, शैडो इल्यूजन है, और सारे लोग जो हैं इसी इल्यूजन में मतलब रहते हैं कि सच सिर्फ वही है जो हमने देखा, सुना और जाना। जबकि असल जो हकीकत तक पहुंचने के लिए जो है अपने वो मेंटल फैकल्टीज़ को यूज़ नहीं करते, सोचते समझते नहीं हैं, इसलिए वो सारी ज़िंदगी इल्यूजन में गुजार देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो मतलब फ़िलासफ़र किंग है, वो इस कन्वेंशनल थिंकिंग से जो है वो मतलब अपने आप को अबव कर लेता है, एस्केप हो जाता है, और वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करके सोचता है और असल हकीकत तक पहुँचता है, ठीक है। असल हकीकत तक पहुँचता है कि मतलब लाइफ की या जो भी ट्रुथ है वो सिर्फ फिलासफर किंग जान सकता है, इसलिए वो ही मतलब इम्पोर्टेंट है और वही लोगों को रूल करेगा, तो ही एक सोसाइटी, एक माशरे में खुशी आएगी। क्योंकि ये बेचारे तो वो समझता है कि नाइव हैं, इनको तो ये तो अपने दिमाग का उससे इस्तेमाल नहीं करते, तो इनको जो है वो रूल करने के लिए एक सुपीरियर बीइंग मतलब फिलासफर जो है, फिलासफर किंग जो है, वही इनके बारे में अच्छा सोच सकता है और सोसाइटी में जो है वो ट्रू हैप्पीनेस जो है वो ला सकता है। अब जो उसने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस रिप्रेजेंट की, उसमें उसने कहा कि जो जस्टिस है ना, उसके 3 पार्ट्स हैं उसकी थ्योरी के। एक तो है जी इंडिविजुअल जस्टिस क्या होता है, दूसरा है पॉलिटिकल जस्टिस और तीसरा है कि जस्टिस एज अ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम फोकस करते हैं इंडिविजुअल जस्टिस के ऊपर। अब इंडिविजुअल जस्टिस को उसने किस तरह एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि जी जो सोल है इंसान की, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। एक उसमें होता है रीज़न, जो कि रैशनल पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट जो है ये सच की तलाश करता है, सीक ट्रुथ्स एंड इज ऑलवेज फेड बाय फैक्ट एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और जो हमारे पास होते हैं इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस, उनके आंसर्स को ये फाइंड करता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो स्पिरिटेड पार्ट होता है इसमें, अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें क्या होता है कि फीलिंग्स की वजह से, फीलिंग्स होती हैं जो कि किसी भी एक्शन की तरफ इंसान को जो है वो मतलब फीलिंग्स ट्रिगर करती हैं टुवर्ड्स इन एक्शन, ठीक है। अब इसमें जो है थर्ड पार्ट जो है एपेटाइट वाला, मतलब ये डिज़ायर्स वाला पार्ट होता है, और ये ड्राइव करता है इंसान को कि वो टुवर्ड्स ईट और सेक्सुअल डिज़ायर्स की तरफ, और कि इंसान में सिक्योरिटी हासिल करनी है या नहीं, मतलब जितनी भी एक इंसान की ख्वाहिशें होती हैं ना, वो मतलब इस को डिफाइन करता है, ठीक है। अब उसमें है क्या, उसने कहा था कि जस्टिस के लिए जो है इन तीनों को मस्ट बी प्रेजेंट इन सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे को मतलब इनको काम करना चाहिए एट द सेम टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए क्या उसने कहा कि जो हमारे पास रैशनल पार्ट है ना, ये जैसा कि रैशनल पार्ट जो है वो सुपीरियर होता है और एट द टॉप होता है, ठीक है, बॉडी के माइंड जो है ना, इसको कहा उसने ये वाला पार्ट, ठीक है। उसने कहा ये एट द टॉप होता है, तो इसलिए जो बाकी 2 पार्ट हैं ये इसके सबऑर्डिनेट होते हैं, तभी एक बॉडी सही तरीके से काम करती है ना, कि ये सुपीरियर पार्ट है और ये जो है वो इसके अंडर होते हैं। जैसा माइंड सोचेगा और जितना जिसका माइंड ज़्यादा डेवलप होगा वो उतना ही इन चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल करेगा और सारा कुछ। तो उसने कहा इसी तरह सोसाइटी में भी ऐसे होना चाहिए कि जो हमारे पास फिलॉसफर किंग होना चाहिए, उसमें जो सबसे डोमिनेंट इंस्टिंक्ट होनी चाहिए ना, वो रीज़न होनी चाहिए, ठीक है। ताकि क्योंकि वो रीज़न से उसे रीज़न ट्रिगर करती होगी और वो मोटिवेट होता होगा मतलब रीज़न से, तो इसलिए क्या होगा कि वो इन 2 क्लासेस जो हैं, जो कि जिनको करेज या फीलिंग्स ट्रिगर करती हैं या डिज़ायर्स ट्रिगर करती हैं, तो इन दोनों को वो कंट्रोल कर सकेगा, ठीक है। तो उसने कहा कि इस तरह उसने ये इंडिविजुअल जस्टिस दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसकी जो पॉलिटिकल जस्टिस और जस्टिस एज अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ स्पेशलाइजेशन है, ये हम देख लेते हैं। ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। अब देखिए उसने कहा कि ये जो एक सोसाइटी है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक होगी अपर क्लास या एलीट क्लास होगी, जिसको उसने गार्डियन की क्लास कहा, रूलर्स की क्लास कहा, ठीक है। उसने कहा कि ये जो क्लास होती है ना, इसमें क्या चीज़ पाई जाती है, इसमें जो ये वाले लोग होते हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट चीज़ होती है वो रीज़न होती है। रैशनल पार्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है, मतलब वो अपने डिसीजंस जो है लेते हैं या कोई काम करते हैं, तो उसके पीछे जो है उसकी अक्ल मतलब मैटर करती है सबसे ज़्यादा उनके लिए, ठीक है। इससे कुछ लोग होते हैं ना, जो कि हर चीज़ को रीज़न के ऊपर देखते हैं, आर्गुमेंट्स लॉजिक से समझते हैं, ठीक है। तो उसने कहा ये वाली क्लास जो है ये देगी, रूलर क्लास होगी और फिलॉसफर किंग इसी क्लास में से चुना जाएगा, ठीक है। और उसने कहा जो मिडिल क्लास है ना, इनका जो बेसिक ड्राइवर है, मतलब जो इन्हें ट्रिगर कर देता है कोई काम करने पे,
जिससे ये मोटिवेट हो जाते हैं वो है करेज। अब होता है ना कोई लोग बड़ी करेजियस होते हैं और ब्रेव किस्म के लोग होते हैं, तो उसने कहा ये मिडिल क्लास जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, मिडिल क्लास का पार्ट होंगे। तो उसने कहा लोअर क्लास वाले लोग वो होंगे जो कि डिज़ायर से ट्रिगर होते होंगे। जैसे कोई लोग होते हैं वो डिज़ायर से किसी को कहते हैं कि पैसा बनाने की जल्दी होती है, वो इसलिए ट्रिगर हो रहा होता है, किसी को जो है कोई डिज़ायर और किसी को कोई डिज़ायर जो है वो ट्रिगर कर रही होती है, ठीक है। ये लोअर क्लास के लोग होते हैं। अब उसने कहा कि देखो जस्टिस का तकाज़ा यही है कि इन लोगों को ना इनकी डोमिनेंट इंस्टिंक्ट के लिहाज से ही जो है वो कोई काम असाइन किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि जो अपर क्लास होती है क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स की क्लास होती है, तो यहाँ इसी क्लास को जो है वो गार्डियन भी होना चाहिए इन दो क्लासेस का, और इन्हें रूल भी करना चाहिए इनके ऊपर, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये सुपीरियर होते हैं इंटेलेक्चुअली, तो ये फिलोसफिकली थिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलोसफी थिंक भी इसी क्लास से होगा। उसने कहा कि जो सेकंड मिडिल क्लास है ना, इसके लोगों में चूँकि करेज बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो है ये मिलिट्री वगैरह में इन लोगों को होना चाहिए, ठीक है? और अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जो लोअर क्लास होती है ना, इनका काम ये है कि ये सोसाइटी को चीज़ें प्रोवाइड करें, गुड्स प्रोवाइड करें, ठीक है, कम्युनिटी को। जैसे कि इसमें फार्मर्स आ जाते हैं, बिज़नेसमैन आ जाते हैं, क्राफ्टमैन और इस तरह के लोग आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा, प्लेटो की एजुकेशन थ्योरी अब देखते हैं, और ये एक मैंने प्लेटो की कोटेशन लिखी हुई है। इसके एजुकेशन के ऊपर इनकी बहुत सारी कोटेशंस हैं जो कि बहुत प्यारी-प्यारी हैं, और इनकी एक मुझे और भी कोटेशन बहुत अच्छी लगती है कि एजुकेशन का पर्पस जो है वो कॉपर को गोल्ड और जो है वो सिल्वर में कन्वर्ट करना है, मतलब वो कन्वर्ट कर देता है ना। तो इस तरह इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन का पर्पस है वो ये नहीं कि नॉलेज को जो है वो नॉलेज ही देते रहो सिर्फ, बल्कि इसका ये मतलब है कि जो इंसान में हिडन टैलेंट है ना, छुपा हुआ, वो उसको बाहर निकाला जाए, ठीक है। एजुकेशन का ट्रू पर्पस ये है। अच्छा, जैसे कि हमारे जो हमें कुछ पता नहीं होता, बस सोसाइटी में देखा-देखी रैट रेस के पीछे हम चल रहे होते हैं, और इतना ही नहीं, मतलब बच्चों को बचपन से इवैल्यूएट किया जाता है कि बच्चों में कौन-सी चीज़ जो है उसमें इंटरेस्ट डेवलप है बच्चों का, और या वो बच्चे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो आगे उसी को परस्यू करें, ऐसा कोई सिस्टम हमारे इधर नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जी प्लेटो जो है उसने एक स्कीम पेश की एजुकेशन के लिए। अच्छा, उसने जो अपना एजुकेशन सिस्टम की ये एक स्कीम पेश की, उसने इस लिहाज से किया कि जो तीनों क्लासेस हैं ना वो इसमें फिट बैठ जाएँ, ठीक है? ताकि जो रूलिंग क्लास भी इसमें से निकल रही होगी, फाइटिंग वाले भी और प्रोड्यूसिंग क्लास भी, ठीक है? तो अर्ली स्टेजेस के ऊपर तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसकी एजुकेशन में, उसने जो है वो सारे लोगों को ही एजुकेशन मिल रही है। अब एजुकेशन स्कीम इसकी क्या, उसने कहा कि एलिमेंट्री लेवल की एजुकेशन जो है ना वो 20 साल तक देनी चाहिए सबको। अब इसमें क्या होगा, पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स, साइंस पढ़ाई जाएगी, और इसमें जो है हमारे पास हिस्ट्री वगैरह पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और उसने ये भी बताया कि जो मतलब इतने ईज़ी वे में पढ़ाओ कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। लाइक उसको हम जो है वो सॉन्ग्स में और इन तरह की चीज़ों में करके बच्चों को जो है पढ़ाया जाए, ताकि उनको मतलब वो कहता था कि जो नॉलेज एक्वायर्ड अंडर कंपल्शन हैज़ नो होल्ड ऑन द माइंड, ठीक है। तो मतलब नॉलेज जो है वो इस तरह होना चाहिए, उसमें बच्चे इंटरेस्ट लें, बर्डन वगैरह नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा कि 20 साल के बाद ना एक एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब उसको जो तो बच्चे फ़ेल हो जाएँगे उसमें, सॉरी, लोग अब तो बड़े हो गए ना, फ़ेल हो जाएँगे तो वर्किंग क्लास में वो उसका पार्ट बन जाएँगे, और जो बच्चे पास हो जाएँगे वो फिर आगे 10 ईयर की फर्दर एजुकेशन हासिल करेंगे, और फिर उनका एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है। अब उसमें से जो फ़ेल कर जाएँगे वो मिलिट्री वगैरह वाली साइड पे चले जाएँगे, और जो बच्चे पास कर जाएँगे वो, सॉरी बच्चे तो नहीं रहे, अब बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक है, और जो पास कर जाएँगे वो मज़ीद 5 साल की एजुकेशन हासिल करेंगे डायरेक्टिक्स में, ठीक है। अच्छा, फिर जो है आगे 15 साल की मज़ीद जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेंगे किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में, और फिर जो है वो रूलर्स बनेंगे, मतलब वहाँ से फिर जाके एक बंदा फिलॉसफर किंग बनेगा अपनी पूरी ज़िंदगी के बाद। वैसे अच्छी बात है, मतलब इंटेलेक्चुअल लोगों को आगे आना चाहिए, और ऑल्दो ये जो इसका सिस्टम है ये कोई इतना वर्केबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है रूलर्स या जो क्लास ऐसी होनी चाहिए वो इंटेलेक्चुअल्स की मेरी नज़र में भी ऐसा ही है कि होनी चाहिए। जैसे टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग आएँगे तो बेहतर फैसले करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी उसकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज़्म, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है ना इसमें अब उसने कहा कि ये भी उसकी थ्योरी जो है वो जस्टिस से ही रिलेट करती है। उसने कहा कि जो है ना रूलिंग क्लास, ये कम्युनिज़्म सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे एलीट क्लास है, और ये ना हो कि इसमें क्लैश ऑफ आइडियाज़ और इंटरेस्ट ना आ जाए मतलब इसमें और दूसरी क्लास में, क्योंकि अब इसने जो रूलिंग क्लास है ना उसे इसने इतनी ज़्यादा अथॉरिटी दे दी हुई है कि वो ही सारे डिसीजंस करेगी, और उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, और मतलब सुपीरियर है और वही कंट्रोल करेंगे सारा कुछ। तो इसलिए उसने कहा कि इनको हम प्रॉपर्टी से भी डिप्राइव कर देते हैं, और ये फैमिली भी नहीं रख सकेंगे। उसने कहा कि ये दोनों चीज़ें जो है ना, प्रॉपर्टी जो है ये वो अगर हम उन्हें प्रॉपर्टी का राइट देते हैं तो वो अपनी मतलब हर भाई अब्यूज़ ऑफ पावर करेंगे और अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहेंगे, और अगर हम फैमिली देते हैं तो वो अपनी ही बीवी बच्चों के ख्याल में लगे रहेंगे, तो जो है वो प्रॉपर कम्युनिटी के लिए बेहतर वर्क नहीं कर सकेंगे, बल्कि अपनी ही फैमिलीज़ जो है उनको खिलाने पिलाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो है जो रूलिंग क्लास है इसकी बस एक मखसूस तनख्वाह होनी चाहिए, इनको प्रॉपर्टी रखने का कोई हक हासिल नहीं होना चाहिए, और मतलब एक ही प्लेसेस पे इनको इकट्ठे ही रहना चाहिए सबको। और फैमिली के बारे में भी यही कहा कि कोई फैमिली नहीं होगी, सारे वाइफ्स जो होंगी ना वो कॉमन होंगी, और उनसे जो बच्चे वगैरह पैदा होंगे ना इनके, वो भी स्टेट की प्रॉपर्टी होंगे। किसी मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो वो नर्सरी को दे दिया जाएगा, और फिर उस बच्चे को उसी एजुकेशन सिस्टम से निकाला जाएगा, ठीक है। और इस तरह का उसका एक अननेचुरल सा कॉन्सेप्ट था फेमिनिज्म का, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी है, और प्लेटो ने भी की, अरिस्टोटल इसके जो स्टूडेंट है उसने भी किया,
और वैसे भी ये पूरा ही एक फ्लॉप किस्म का सिस्टम इसने जो है वो दे दिया हुआ था। देखते हैं प्लेटो का इन्फ्लुएंस। जो एम्परर नीरो था रोमन सिटी का, इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस किया था प्लेटो ने, क्योंकि नीरो जो है ना ये हर वक्त जो है वो अपना एब्जॉर्ब रहता था फाइंड करने में फ़िलोसॉफिकल क्वेश्चंस, और लेस इंटरेस्टेड था प्रैक्टिकल इश्यूज़ में, ठीक है। इवन कि रोमन सिटी जल रहा था और ये साहब अपना जो है वो अपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने में जो है वो गुम थे। उसके बाद चाइनीज़ फ़िलासफ़र्स जो हैं ये दो, इनको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस्ड किया इनकी फ़िलासफ़ी को। शनाकिया इंडिया का है जिसे मैकियावेली भी कहते हैं। मैकियावेली की जैसी ही इसकी फ़िलासफ़ी है उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम पे चला जाता है कि चाणक्य तो, ठीक है। तो इसको भी जो है वो इन्फ्लुएंस्ड किया प्लेटो ने। उसके बाद अगर आप देखें अल फ़ैराबी जो है, अल फ़ैराबी की फ़िलासफ़ी जो है वो हम पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि उस इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड किया। जैसे ही इन्होंने प्लेटो ने दिया ना फ़िलासफ़र किंग का कॉन्सेप्ट, इसी तरह उन्होंने भी एक अमीर का कॉन्सेप्ट दिया है, रईसुल आई थिंक रईसुल रसूल का आई थिंक कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि सबसे वो भी एक फ़िलासफ़र किंग की तरह का ही है। और जैसे आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है प्लेटो ने, तो उसने दिया है वर्चुअल स्टेट का, जो कि बड़ी ही आइडियल स्टेट ही है, ठीक है। और फिर यूरोप में भी इन्होंने जो है वो सेंट ऑगस्टिन जो है इनको बहुत ट्रिगर किया कि इन्होंने अपना जो चर्च है उसमें इसकी टीचिंग्स जो है उसको भी पढ़ाया जाता रहा। और मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो बिल्कुल जिस तरह फ़िलासफ़र किंग था आइडियल स्टेट में, इसी तरह ईरान में जो सुपीरियर लीडर है ना, वो भी इसी बेस के ऊपर चूज़ किया जाता है कि वो इंटेलेक्चुअली बहुत सुपीरियर होता है दूसरों से रिलीजियस टीचिंग्स में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो जो है अरिस्टोटल, उन्होंने कहा कि जी इसकी आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है। अच्छा वैसे ये बात जो है ना ये प्लेटो ने भी एडमिट की थी कि उसकी जो आइडियल स्टेट है ना वो रियलाइज़ करना, मटेरियलाइज़ करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि एक ऐसी आइडियल स्टेट मैंने उसका कॉन्सेप्ट दिया है ताकि कोई भी अगर स्टेट हो ना तो वो इसके आइडियल तो नहीं लेकिन इसके क्लोज तो बनाई जा सकती है ना। लेकिन जो अरिस्टोटल है उसने कहा कि जो प्लेटो है वो बेसिक ह्यूमन नीड के ही अगेंस्ट चला गया, जैसे कि उसने कम्युनिज्म का कंसेप्ट दिया अपना, ठीक है। और उसमें इंसान की जो प्राइमरी नीड है जैसे रोटी पानी की हमें ज़रूरत है, ये हमारी बहुत ज़्यादा, और इस तरह जो है वो फैमिली की भी ज़रूरत है, और प्रॉपर्टी जो है वो भी इंसान को ट्रिगर करती है, ठीक है। और जो है इस्लाम भी इसके अगेंस्ट नहीं जाता। तो जो है उसने कहा कि ये इसने बहुत ही इस तरह के कॉन्सेप्ट दिए हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। उसके बाद जो है और भी बहुत सारे पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, जैसे कि कार्ल पॉपर जो है उन्होंने कहा कि उन्होंने बुक ओपन सोसाइटी और इट्स एनिमीज़ में लिखा कि प्लेटो जो है उसने एक बहुत ही क्लोज्ड ऑटोक्रेटिक स्टेट जो है ना, डिक्टेटरशिप टाइप एक मतलब स्टेट, अथॉरिटेरियन टाइप स्टेट एक उसने कायम कर दी है। और इसके जो आइडियाज़ हैं वो लिबरल डेमोक्रेसी के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत ही मतलब सही नहीं है, हार्मफुल एंड डेंजरस है, बिकॉज़ वो जो है वो खुद तो लिबरलिज़्म और डेमोक्रेटिक सोसाइटी को प्रमोट करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो प्लेटो है इसने एलिमिनेट कर दिया है इमोशनल बॉन्डिंग को जो इंसान अपनी फैमिली से उसे मिलती है। तो उसका जो कम्युनिज़्म का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अनरियलिस्टिक और कोल्ड है, ठीक है। उसके बाद उसने जो सोल को क्लासीफाई कर दिया आराम से 3 हिस्सों में, ये बिल्कुल साइंटिफिक मॉडर्न साइंस जो है वो इसे डिस्प्रूव करती है, इसका कोई प्रूव नहीं है। हालाँकि जो इंसान की साइकोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसकी जो ये वाली डिवीज़न थी ये भी मतलब रियलिटी से बहुत दूर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्लेटो जो है वो कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।